हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओरिजिन को कवर किया और साथ ही साथ हम लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 1600 से लेकर 1633 तक की पूरी टाइमलाइन को कवर किया था। हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1613 में लगाई थी और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि 1615 से लेकर 1633 के बीच में इन्होंने अहमदाबाद, बरोच, आगरा, मसूलीपट्टनम और बालासोर में भी अपनी फैक्ट्री लगा दी थी। चलिए इन सभी फैक्ट्रीज के लोकेशन एक बार मैप के ऊपर देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी मसूलीपट्टनम वाली जो फैक्ट्री है ये बेसिकली कोरोमंडल कोस्ट पे है और इसी रीजन में इन्होंने एक और फैक्ट्री लगाई और ये फैक्ट्री थी मद्रास में। अगर आज की डेट में बात की जाए तो ये रीजन तमिलनाडु में है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मद्रास के ऊपर फोकस करते हैं और देखते हैं कि ये रीजन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह मिला। तो एक्चुअली ये जो रीजन है ये बेसिकली डिसइंटीग्रेटिंग विजयनगर एम्पायर के रूल में आता था और 1639 में इस रीजन को राजा ऑफ चंदेरी, जो कि विजयनगर एम्पायर के ही वंशज थे अराविदु डायनेस्टी के, उन्होंने ही मद्रास को 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया था। लीज पर देने का मतलब है कि किसी रीजन को लॉन्गर पीरियड के लिए रेंट पर देना और इन दोनों के बीच में रेंट ये डिसाइड हुआ था कि मद्रास पोर्ट को यूज़ करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जितना भी कस्टम्स रेवेन्यू जनरेट करेगी उसका हाफ ऑफ द रेवेन्यू वो राजा ऑफ चंदेरी को देगी और इसके बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास को फोर्टिफाई कर सकती थी। उसको इस रीजन को एडमिनिस्टर करने का भी अधिकार दे दिया गया था और साथ ही साथ वो इस रीजन में कॉइन मिंट भी कर सकती थी और इन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर एक फोर्ट बनवाया और इस फोर्ट का नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में ये पहला फोर्ट था और 1641 के बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने इस फोर्ट को हेडक्वार्टर की तरह यूज़ कर रही थी अपने उन सभी पोजीशंस के लिए जो कि कोरोमंडल कोस्ट पर थे और ऐसा करते हुए लगभग 10 सालों के बाद यानी 1652 में मद्रास को प्रेसिडेंसी का स्टेटस दे दिया गया, यानी इस रीजन को कहा जाने लगा मद्रास प्रेसिडेंसी और हम कह सकते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडियन सॉइल के ऊपर पहली वेल ऑर्गेनाइज्ड टेरिटोरियल एक्विजिशन थी। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह मद्रास प्रेसिडेंसी को फॉर्म किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी के फॉर्मेशन को देखेंगे। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा। हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह 1641 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया और मद्रास को कोरोमंडल कोस्ट में अपना हेडक्वार्टर बनाया। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉम्बे की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1687 में बॉम्बे को अपनी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर बनाया। इससे पहले तक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर सूरत हुआ करता था और यहाँ पर इन्होंने बनवाया बॉम्बे कासल। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये बॉम्बे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला कैसे। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि बॉम्बे बेसिकली पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडियन सेटलमेंट हुआ करता था और क्योंकि पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्चुगल की एक सरकारी कंपनी थी तो इसका मतलब ये हुआ कि पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज़ इंडिया में थी उन सब टेरिटरीज़ के ऊपर जो एक्चुअल कंट्रोल था वो पोर्चुगल का था। और अगर बात की जाए इंग्लैंड की तो यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट था और वो इसलिए क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, ये सरकारी कंपनी नहीं थी। अब हुआ ये कि 1661 में इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स II, जिन्होंने इंग्लैंड में 1660 से लेकर 1685 तक रूल किया, इनकी शादी पोर्चुगीज़ क्वीन कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के साथ हो गई और इस शादी में दहेज के रूप में पोर्चुगल ने इंग्लैंड को बॉम्बे दे दिया था। और इसके 7 साल के बाद 1668 में बॉम्बे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज़ पर दे दिया गया था और ये लीज़ एक बहुत ही नॉमिनल रेंट के ऊपर दी गई थी। रेंट था 10 पाउंड्स पर एनम, यानी बॉम्बे को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किंग चार्ल्स II को जो रेंट पे कर रहे थे वो थी 10 पाउंड्स पर एनम। और इसके आगे की कहानी तो हम लोग जानते ही हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को धीरे धीरे डेवलप किया और 1687 में इसे वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का अपना हेडक्वार्टर बना लिया और इस तरह बॉम्बे बन गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह भारत में कैलकाटा प्रेसिडेंसी को बनाया।
इससे पहले की वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि 1641 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज को बनवाया था और इसके बाद से पूरे के पूरे कोरोमंडल कोस्ट रीजन में मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर बन गया था। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह 1687 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को अपना हेडक्वार्टर बनाया और यहाँ पर बॉम्बे कासल का निर्माण किया। तो चलिए कलकत्ता प्रेसिडेंसी के फॉर्मेशन को डिटेल में समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1651 से। उस समय भारत में मुगलों का राज हुआ करता था और रूलर थे शाहजहां, जिन्होंने 1628 से लेकर 1658 तक रूल किया था। इन्हीं के टेरिटोरियल एरिया में एक प्रोविंस था बंगाल। बंगाल का प्रोविंस यानी बंगाल का जो सूबा था, वहां पर सूबेदार थे शाह शुजा और उस समय इनकी कैपिटल हुआ करती थी ढाका। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन शाह सूजा से ही मिली थी और तय ये हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर बंगाल में ट्रेड करना है तो शाह सूजा को हर साल 3,000 रुपये देने होंगे। तो 1651 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बंगाल में ट्रेड करने की परमिशंस मिली तो इन्होंने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री हुगली में लगाई और इसी के साथ साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने के लिए इन्होंने राजमहल और पटना में भी अपने सेंटर्स बनाए। और जिस व्यक्ति को बंगाल के इस पूरे ट्रेड का इंचार्ज बनाया गया उनका नाम था विलियम हेजेस। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में पहले एजेंट थे। अब इसके बाद का जो पीरियड है 1651 से लेकर 1700 तक का, इसे हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 1651 से लेकर 1681 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में किस तरह प्रोग्रेस कर रही थी। एक्चुअली 1651 में बंगाल में ट्रेड परमिशन मिलने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा था कि अब चीज़ें आसान होंगी। उन्हें सिर्फ इतना करना है कि बहुत सारा माल अपनी नावों में भरना है और यहाँ से ले जाकर बाहर के देशों में बेचना है। बट एक चीज़ जो उन्हें नहीं पता थी वो ये कि जगह जगह मुगल चेक पोस्ट लगे हुए थे जहाँ पर बहुत सारे कस्टम ऑफिसर्स हुआ करते थे और ये कस्टम ऑफिसर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इन चेक पोस्टों पर टोल मांग रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा था कि यार हमारे पास फरमान है, इसके बावजूद अगर हम लोग टोल दे रहे हैं तो ये बात गलत होगी। इस चक्कर में कस्टम ऑफिसर्स के साथ इनकी झड़प होती थी और इन झड़पों में कई बार इनका माल लूट लिया जाता था। ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये ज़रूरत महसूस हुई कि उन्हें अपनी हुगली वाली फैक्ट्री को फोर्टिफाई करना होगा, यानी फैक्ट्री के चारों तरफ किलेबंदी करनी होगी। और इस पर्पज़ के लिए 1682 में ये बंगाल के मुगल गवर्नर शाइस्ता खान के पास पहुंचे। इन्होंने शाइस्ता खान से अपनी हुगली वाली फैक्ट्री के अराउंड किलेबंदी करने की परमिशन मांगी, बट शाइस्ता खान को ये बात मंजूर नहीं थी। उन्हें ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि उनके एरिया में एक कंपनी जो ट्रेड करने आई है वो किलेबंदी करना शुरू कर दे। लेकिन विलियम हेजेस इस बात पर अड़ा हुआ था कि उसे अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी करनी है और इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शाइस्ता खान के बीच में तनातनी शुरू हो गई। इसी तनातनी में विलियम हेजेस ने कई सारी मुगल टेरिटरीज के ऊपर अटैक कर दिया, जैसे कि थाना, हिजली और बालासोर। इसके रिटेलिएशन में शाइस्ता खान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुगली फैक्ट्री के ऊपर अटैक किया और वहां से सारे अंग्रेज़ों को भगा दिया। और ऑब्वियस सी बात है कि राजमहल और पटना वाले जो सेंटर्स थे वो तो छोटे सेंटर्स थे, वहां से भी अंग्रेज़ों को भगा दिया गया। इसका मतलब ये कि अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी लोगों को बंगाल से भगा दिया गया है। अब ये बंगाल के आउटस्कर्ट्स में बैठे हुए थे और 1690s आते आते सिचुएशन अब ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी लोग मौजूद हैं बंगाल में वो बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में मौजूद हैं। और अब एंट्री होती है जॉब चारनॉक की। जॉब चारनॉक ने मुगल गवर्नर शाइस्ता खान के साथ नेगोशिएशन शुरू किए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम लोग यहाँ पर आउटस्कर्ट्स में सूतानूती में बैठे हुए हैं, आप एटलीस्ट हमारे पास ये सूतानूती रहने दो। मुगल गवर्नर इनकी बात को मान गए और इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल शाइस्ता खान के बीच में एक ट्रीटी हुई 1690 में। इस ट्रीटी के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग अब सूतानूती में रह सकते थे। तो हम कह सकते हैं कि 1691 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सूतानूती आ चुका था। और इसके 7 सालों के बाद यानी 1698 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 3 विलेजेस सूतानूती, गोविंदपुर और कालीकत, इन 3 विलेजेस की जिम्मेदारी मात्र 1200 रुपये में खरीदने में कामयाब रहे। इन 3 विलेजेस को जोड़कर जो शहर बना उसे कहा जाता है कलकत्ता। इस शहर के अंदर इन्होंने अपनी फैक्ट्री भी बनाई और साथ ही साथ बनाया फोर्टिफाइड सेटलमेंट, यानी एक किला जिसे कहा जाता है फोर्ट विलियम। ये किला 1700 में बनकर तैयार हो गया था और ये जो फोर्ट है फोर्ट विलियम, ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर बना और यहाँ पर एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया जिनका नाम था चार्ल्स आयरे। चार्ल्स आयरे फोर्ट विलियम के पहले प्रेसिडेंट बने।
तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता प्रेसिडेंसी को किस तरह से फॉर्म किया। यूपीएससी के लिए इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में समझने के लिए बुक्स तावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स तावा।